नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पर एक बार फिर से। आज है हमारा सेशन नंबर 104। टॉपिक है हमारा हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग रिफॉर्म्स इन इंडिया। जी बिल्कुल, बैंकिंग सेक्टर को आज हम जानेंगे। क्यों बैंकिंग सेक्टर को जानेंगे? क्योंकि बैंकिंग सेक्टर इज द बैकबोन ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ एनी इकोनॉमी ऑफ एनी कंट्री, राइट। तो जो बैंकिंग व्यवस्था है वो एक बैकबोन होती है किसी भी देश की फाइनेंशियल या वित्तीय व्यवस्था को समझने के लिए। तो बैंकिंग व्यवस्था को अगर समझना है तो थोड़ा सा उसके इतिहास को समझना पड़ेगा, उनकी बातों को जानना पड़ेगा, क्योंकि बैंक जो है आजकल बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल कंपोनेंट होते जा रहे हैं। जिस तरीके से कोरोना वायरस का इम्पैक्ट है और डी ग्लोबलाइजेशन की जिस तरीके से हवा चल रही है, साथ ही साथ प्रोटेक्शनिज्म जो पॉलिसीज हैं उसको देखते हुए बैंकिंग सेक्टर जो कि जिन्होंने एक इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड बना रखा है उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, बेहद जरूरी भी है। आज का जो हम सेशन है, आज के सेशन को हम 1991 का जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ था, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उसके पहले तक की सारी बैंकिंग व्यवस्था को समझेंगे। तो 1720 से लेके 1990-91 तक के क्या बैंकिंग का इतिहास रहा है, आज इस वीडियो में हम उसी टॉपिक पर ही बातचीत करेंगे। बहरहाल, जो चैलेंजिंग फंक्शन है बैंक्स के सामने अभी, सबसे पहला चैलेंजिंग फंक्शन क्या है? सबसे पहला चैलेंजिंग फंक्शन है एनपीएस का। एनपीए लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, राइट। दूसरा चैलेंजिंग फंक्शन क्या है? दूसरा चैलेंजिंग फंक्शन है कि जो भी बैंक इन्वेस्ट कर रही है, जो फंड्स लोगों से इकट्ठा करके जो इन्वेस्टमेंट वो कहीं कर रही है, वहां पर वो मैक्सिमाइज रिटर्न्स लेके आए, राइट। तो बैंकिंग के जो सेक्टर्स है या बैंकिंग के जो बड़े बड़े महारथी हैं, उनको ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से जो रिटर्न्स है उनको मैक्सिमम किया जाए और रिस्क को कम किया जाए। और साथ ही साथ तीसरी चीज ये है कि किस तरीके से एक जो आम आदमी है उसको उठाया जाए, जैसे कि एमएसएमई को लेके आप देख लीजिए या फिर एग्रीकल्चर क्रेडिट को लेके आप देख लीजिए। तो ये कुछ मूलभूत बातें हैं बैंकिंग से रिलेटेड, जिस जो रिफॉर्म्स इसमें ये डिमांड कर रही है। चाहे आप नरसिम्हन कमेटी उठा के पढ़ें या चाहे कुछ और कमेटी, विमल जलान कमेटी आप उठा के पढ़ें, हर कमेटी ने लगभग इन पहलुओं पे ही बातचीत की है। तो आज हम भी कुछ इन्हीं से रिलेटेड बातचीत करेंगे। आइए अपना काम शुरू करते हैं। सेशन को लाइक जरूर करें। सेशन थोड़ा सा डीप रहेगा, आज हम थोड़ी सी डीप बातें करेंगे, तो धैर्य बनाए रखें, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और प्रॉपर नोट्स बनाएं। आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से और बहुत सारा इनपुट यहाँ से आपको मिलने वाला है, राइट। चलिए शुरू करते हैं। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया। अब बैंकिंग सेक्टर की हिस्ट्री ये रही है, जो मैंने आपको बताया है कि हम 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म से अगर पीछे देखें तो बैंकिंग सेक्टर की जो हिस्ट्री है उसको 3 पीरियड्स में डिवाइड किया जा सकता है, राइट। कौन कौन से है 3 पीरियड? सबसे पहला पीरियड है प्री इंडिपेंडेंस एरा, यानी कि 1720 से लेकर 1947 का वक्त, दैट इज प्री इंडिपेंडेंस एरा। आजादी से मिलने से पहले ब्रिटिश राज थी, यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन था। उन्होंने कैसे इस सिस्टम को इवॉल्व किया, कैसे वो इसे आगे लेके चलते जा रहे थे। पेपर करेंसी एक्ट क्या था, एक लेक्चर हम और हिस्ट्री ऑफ पेपर करेंसी पे भी बात करेंगे। डिमोनेटाइजेशन के वक्त पेपर करेंसी, यानी जिसे हम फिएट मनी भी कह सकते हैं, राइट, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। आदेशात्मक मुद्रा जिसे कहा जाता है। तो हिस्ट्री ऑफ पेपर करेंसी एक बिल्कुल ही अलग टॉपिक है, उसको बाद में लेंगे। लेकिन 1720 से 1947 तक क्या बैंकिंग रिफॉर्म्स आए उस पर बातचीत करेंगे। दूसरा हमारा जो सेगमेंट रहेगा, दूसरा सेगमेंट हमारा रहेगा पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, यानी कि 1947 से लेके 67 तक, जिसमें नेहरू जी का काल रहेगा, लाल बहादुर शास्त्री जी का रहेगा, और किस तरीके से इंदिरा गांधी ने नेशनलाइजेशन किया बैंक्स का। 1969 में 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, फिर 1980 में 6 और बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया। लगे हाथ बीच में AIRCS की कमेटी भी का भी गठन किया गया था, ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट कमेटी, इनका भी गठन किया गया था। तो उसको भी जानेंगे कि क्या उस कमेटी की रिकमेंडेशंस थी, क्या सारी चीजें थी। तीसरा फिर हम बात करेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल रिफॉर्म, और यू कैन से नेशनलाइजेशन फेज, जो कि 1967 से 1991 तक चला। तो काफी ज्यादा नेशनलाइजेशन हुआ, गवर्नमेंट ने पूरा कंट्रोल इसमें रखा। साथ ही साथ इसमें हम लाइसेंस, कोटा, परमिट राज वाले एरा में थे और इंडस्ट्रियलिस्ट हेड ऑन टारगेट पे थे। अभी हाल ही में न्यूज आई है कि बैंकिंग सेक्टर में कॉर्पोरेट्स को अलाउ कर दिया गया है, जिसको लेकर बहुत बड़े बड़े जो बैंकर्स हैं उनका ये बयान आया है, जैसे कि रघुराम राजन जी का भी बयान आया है कि ये बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर किसी देश का व्यापारी ही उस देश का शासक बन जाए तो उस देश की जो स्थिति होती है वो दयनीय हो जाती है, राइट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कॉर्पोरेट्स को एंट्री नहीं मिलनी चाहिए
लेकिन अभी हाल ही में ऐसा न्यूज आया, अभी ये कैसे आगे न्यूज इस पे चलेगा उस पर भी हम बातचीत करेंगे बाद में कभी। तो बैंकिंग सेक्टर्स को इन 3 सेगमेंट में बांटा है आज के इस सेशन में मैंने। 1720 से 1947, 1947 से 1967 और 1967 से 1991 राष्ट्रीयकरण का काल, यानी नेशनल फेज ऑफ नेशनलाइजेशन। सबसे पहले बात करते हैं प्री इंडिपेंडेंस एरा 1720 से 1947 तक। चलिए, इसमें क्या हुआ, इसमें सबसे पहला ये था कि बैंक ऑफ बॉम्बे 1720 में स्टैब्लिश किया गया। बॉम्बे के अंदर में ही पहला वेस्टर्न स्टाइल वैरायटी का बैंक था ये, राइट। वेस्ट से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था। तो बैंक ऑफ बॉम्बे स्टैब्लिश्ड इन 1720। तो ये आप नोट कर लीजिए। जो भी आप में से बैंकिंग सेक्टर्स के जो विद्यार्थी हैं, जो बैंकिंग के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ अगर आप यूपीएससी, सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम्स के लिए भी जा रहे हैं तो उसमें जीएस पेपर 3 में ये सारी बातें तो आपको पढ़नी है, तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद बैंक ऑफ हिंदुस्तान का गठन किया गया 1773 में। 1773 में क्या आया था, कौन सा एक्ट आया था भारत के अंदर में, आप में कमेंट थ्रेड में बताइए। 1773 में भारत में कौन सा एक्ट आया था, ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा कौन सा एक्ट यहाँ पर पारित किया गया था, उस एक्ट का नाम क्या था, और उस एक्ट की 2-3 बातें जो उस एक्ट में बोली गई थी, ये आप कमेंट थ्रेड में लिख दीजिए। लगे हाथ हिस्ट्री भी थोड़ी सी देख लेते हैं। आफ्टर दैट बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1773 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान बना, अलॉन्ग विद जनरल बैंक ऑफ बिहार एंड बंगाल, राइट। और ये सारी एक्टिविटी जो सब्सटेंशियल एक्टिविटी थी, ये सब स्टार्ट होना चालू हो गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काफी सक्सेसफुल रही अपने शुरुआती दौर में ये सारा कंट्रोल लेने में, राइट। बैंक ऑफ हिंदुस्तान बना, बैंक ऑफ बंगाल भी बना, बैंक ऑफ बिहार भी बना, ये सब 1773 में बना, 1720 से 1773 के काल में। उसके बाद फिर 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स बनाने की बात की गई। कौन कौन सी, पहला बैंक ऑफ बंगाल कलकत्ता में 1806 में, दूसरा बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में, तीसरा बैंक ऑफ मद्रास जो कि मद्रास में ही बनाया गया 1843 में। इसके लिए रॉयल चार्टर्स दिए गए प्रेसिडेंसी बैंक्स को गवर्न करने के लिए। वो चार्टर, जी हाँ, वो पत्र जो वो लेके आते थे, वो चार्टर एक्ट। तो किस एक्ट को नेहरू जी ने कहा था दिस इज द चार्टर ऑफ स्लेवरी, दूसरा सवाल आज का आपके लिए। वो कौन सा एक्ट था जिसको जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था दिस इज द चार्टर ऑफ स्लेवरी, आप बताइए उस एक्ट का नाम क्या था। अगले बिंदु पे चलते हैं। उसके बाद फिर 1861 में पेपर करेंसी एक्ट आया और बैंकों को ये क्षमता मिली कि वो जो है वो करेंसी नोट्स को इशू कर सकते हैं। साथ ही साथ इस एक्ट के तहत वो राइट टू इशू करेंसी टू द गवर्नमेंट भी कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है जैसे कि ये बैंक है, सपोज कीजिए ये बैंक है, तो ये हम आम आदमी हैं, तो ये हमें तो इशू करेगा ही करेगा, इधर सरकार है, इधर गवर्नमेंट है, तो ये गवर्नमेंट को भी इशू कर सकती है। ऐसे कुछ प्रावधान पेपर करेंसी एक्ट 1861 में थे। यहां से करेंसी का चलन बहुत ही प्रचलन पे था, अपने बहुत ही जोर शोर पर शुरू हो चुका था। गेव पावर्स टू बैंक्स फॉर इशूइंग करेंसी नोट्स। उसके बाद पहला भारतीय बैंक जो एग्जिस्टेंस में आया 1865 में, जिसे इलाहाबाद बैंक बोला गया, राइट। फर्स्ट इंडियन बैंक केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1865, जिसे क्या बोला गया, इलाहाबाद बैंक, राइट। ये भारत में पहला भारतीय बैंक बना था। उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक पहला, मतलब मूल रूप से ओरिजिनली जो पहला इंडियन बैंक था ना, वो पंजाब नेशनल बैंक था, क्योंकि इसके ये सारा कुछ जो मैनेज किया जा रहा था बाय इंडियंस, ये मैनेज किया जा रहा था। लाहौर में एस्टेब्लिश किया गया था 1895 में, और उसके बाद फिर बैंक ऑफ इंडिया बना 1906 में। कंप्लीटली जो इंडियनाइजेशन वाला जो बैंक था 1911 में जिसका गठन हुआ था, वो था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, राइट। इसमें ये मैनेज भी इंडियंस द्वारा किया जा रहा था। इसके बोर्ड मेंबर्स में भी सारे इंडियंस मौजूद थे। तो एक तरीके से कह सके कि ये कंप्लीट इंडियनाइजेशन ऑफ इंडियन बैंक था, जिसका गठन 1911 में किया गया था। दिसंबर 1913 तक आते आते भारत में कितने कमर्शियल बैंक्स हो गए थे, 56। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ मैसूर, ये सारे बैंक उसमें शामिल थे, राइट। उसके बाद क्या हुआ, ये जो दौर चल रहा था इसमें फिर 1914 से लेके 1918, आप सबको मालूम है वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गया। वर्ल्ड वॉर 1 जो शुरू हुआ तो उसमें 3, इसके बाद सारे बैंक्स जो थे वो फेल होने लग गए थे। क्यों फेल होने लगे थे, क्योंकि कई बैंकों के जो थे वो लो कैपिटल बेस थे, जिनकी लिक्विड एसेट्स थी वो लिमिटेड थी और वो खत्म हो चुकी थी, तो वो फेल हो गए। तो लगे हाँ, तो बहुत सारे जो मतलब ब्रिटिश जिनको मैनेज कर रहे थे वो कहाँ मैनेज करते, वो उधर वार फ्रंट पे भी मैनेज कर रहे थे, इधर भी मैनेज कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं से चीजें अगर आप
कहते हैं ना, इंसान अगर दो जहाजों में अगर पांव रख के चलेगा तो डूबेगा ही डूबेगा, दो नाव में पांव रख के अगर चलेगा तो डूबेगा ही डूबेगा। तो दो नाव में सवार थे उस वक्त ब्रिटिशर्स, तो इधर ये बैंकिंग सेक्टर इधर कोलैप्स होने के कगार पे आ चुके थे, राइट। और ये पूरी तरीके से कोलैप्स ना हो इसलिए जैसे ही वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ तो ये तीनों प्रेसिडेंसी वाली जो बैंक्स थी, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, इनको मर्ज करके एक नया बैंक बनाया गया जिसका नाम दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका गठन 1921 में किया गया, राइट। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में इसका गठन किया गया। दिस बैंक ऑल्सो प्रोवाइडेड द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक until the establishment of RBI in 1935 via RBI Act 1934। तो 1921 में इसको दे दिया गया। तो इसके पास कुछ शक्तियां भी थी। कैसी शक्तियां थी कि ये सभी बैंकों को मैनेज भी करेगा, सेंट्रल बैंक के तहत ये काम करेगा क्योंकि आरबीआई का गठन तो हुआ नहीं था। फिर आरबीआई को 1935 में एस्टेब्लिश किया गया 1934 आरबीआई एक्ट के तहत, और आरबीआई को 4 काम सौंपे गए, राइट। आरबीआई के 4 काम क्या थे? पहला काम जो आरबीआई को इनिशियल फेज में जो दिया गया वो था कि ये गवर्नमेंट का बैंक था, यानी कि गवर्नमेंट, दिस आरबीआई कैन एक्ट एज अ बैंकर ऑफ गवर्नमेंट, राइट। तो गवर्नमेंट का एक तरीके से ये बैंकर था, बैंक नहीं बैंकर था। उसके बाद फिर दूसरा काम इनको सौंपा गया कि आप नोट्स इशू कर सकते हैं, करेंसी आप इशू कर सकते हैं। तीसरा जो इनको काम दिया गया कि आप बैंकर्स बैंक कहलाएंगे, आप गवर्नमेंट के ही बैंकर नहीं है, आप दूसरे बैंकों के भी बैंकर्स हैं, तो बैंकर्स बैंक भी इसे कहा गया। और चौथा, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, ये आप याद रखिएगा, कई सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है कि लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट किसे कहा जाता है, तो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट भी इनको बोला गया, राइट। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट किसको बोला गया? आरबीआई को। तो आरबीआई से रिलेटेड कुछ सवाल मैं पूछ लेता हूं, लगे हाँ तो। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? हु इज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई? इसका आंसर है ऑसबॉर्न स्मिथ, राइट। जो पहले गवर्नर थे वो कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ, ये आप ध्यान रखिएगा, ऑसबॉर्न स्मिथ, SMITH। और पहले इंडियन गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख, ये पहले भारतीय थे, सीडी देशमुख, ये आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ इसका गठन किस कमीशन द्वारा हुआ था? तो हिल्टन यंग कमीशन 1926। आरबीआई का जो गठन किया गया था हिल्टन यंग कमीशन 1926 और आरबीआई एक्ट 1934। हिल्टन यंग कमीशन, उस कमीशन ने रेकमेंड किया था कि आप एक एक सेंट्रल बैंक आप बनाइए जिसमें सारी पावर्स अथॉरिटी हो, तो उस तरीके से इसका गठन किया गया था। अब इनिशियली क्या था? इनिशियली आरबीआई के पास इतने ज्यादा पावर्स थे नहीं। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब नई नई बनती है तो उसको सारे पावर एकदम से नहीं दिए जाते, धीरे धीरे उसके काम करने के तरीकों को देखते देखते फिर उसे पावर्स धीरे 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 सौंपे जाते हैं। दैट इज कॉल्ड एक्सपीरियंस को काउंट करना, कि उनका एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है, अब उसे पावर्स देनी चाहिए, राइट। तो इनिशियल आरबीआई लैक्ड एडिक्वेट पावर्स ऑफ कंट्रोल एंड ऑल बैंक्स इंक्लूडिंग नॉन बैंकिंग कंपनीज वर गवर्न्ड बाय द कंपनीज एक्ट 1930। और जब तक ये पावर उनको नहीं मिले थे तो सारे बैंक किसके अधीन काम कर रहे थे? कंपनीज एक्ट 1913 एक कानून था, उसके तहत ये सारे जो थे वो काम कर रहे थे। इवन आरबीआई को फिर उसके बाद पावर्स मिले। RBI got the comprehensive powers of supervision and control of banking system by Banking Companies Act 1949, which later renamed as Banking Regulation Act in March 1966, right। तो धीरे धीरे करके आरबीआई को मतलब कि पावर सौंपे गए। क्यों सौंपे गए? क्योंकि क्या था कि स्टार्टिंग का जो फेज था ना, ये जो स्टार्टिंग का फेज था जब आरबीआई को पावर नहीं मिली हुई थी, तो ये एक ऐसा माहौल था, एक ऐसा एनवायरनमेंट था जिसमें कोई भी बैंक मतलब फ्री एंट्री मार रहा है, फ्री एग्जिट मार रहा है, कोई रूल रेगुलेशन ही नहीं है, और स्मॉल बैंक्स जो थे वो बहुत ज्यादा होने लग गए, राइट। जैसे अगर कोई भी पावर ना रखे, बैंक्स खुलने लग गए, कोई भी मतलब आपने बैंक खोल लिया, किसी तीसरे ने बैंक खोल लिया, चौथे ने बैंक खोल लिया, तो छोटे छोटे बैंक सब खुलने लग गए। तो इसी वजह से फिर इस कंपनीज, ये जो कंपनीज एक्ट था 1930 में अमेंडमेंट किया गया 1936 में, और एक दूसरा एक बिल्कुल ही अलग अध्याय एक बैंकिंग कंपनीज को लेके एक अलग ही चैप्टर बनाया गया, जैसे कि जिसमें बात की गई मिनिमम कैपिटल होना चाहिए, कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट होना चाहिए, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होनी चाहिए, CR जिसे कहते हैं, या फिर एडिक्वेट रेगुलेटरी रिजीम होना चाहिए। इस तरीके की सारी बातें इसमें की गई, और फिर अंततः आरबीआई को 1949 यानी BRA बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत, जिसे बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 भी कहते हैं, उसके तहत सारी पावर जो थी वो क्या कर दी गई? सौंप दी गई, राइट। तो ये था पहला फेज, जो मतलब काफी मतलब ऐसा रहा जिसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स थे, काम चल रहा था, रेगुलेशन उतनी ज्यादा थी नहीं, पावर शिफ्टिंग की जा रही थी, मजबूती उतनी प्रदान की नहीं गई थी किसी को भी। अब आते हैं सेकंड फेज पे।
सेकेंड फेज क्या था, पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज 1947 से 1967 तक। इसमें क्या हुआ, इसमें आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, क्योंकि देखिए आरबीआई जब स्टार्टिंग में बनाया गया था तो वो पूरी तरीके से प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में था, वो फुल्ली ऑन नहीं था, स्टेट के द्वारा फुल्ली ऑन नहीं था, एंटायरली इंडियन बैंक्स वर एंटायरली इन द प्राइवेट सेक्टर। नेशनलाइजेशन कर करके धीरे धीरे फिर उसे पब्लिक ऑन्ड बनाया गया एक, मतलब कि आरबीआई वाज नॉट फुल्ली स्टेट ऑन्ड इन दैट टाइम, जब तक उसका नेशनलाइजेशन नहीं हुआ। नेशनलाइजेशन होने के बाद क्या हुआ कि उसकी जो ऑनरशिप थी वो पब्लिक ऑनरशिप में ट्रांसफर की गई बाय आरबीआई एक्ट 1948 के तहत, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो था, जो 1921 में, और जिसको सेंट्रल बैंक के भी कुछ पावर्स मिले हुए थे, प्रावधान, तो वो तो हट ही गए थे। तो Imperial Bank of India was the largest commercial banks, but there were 5 other large banks also with the deposit of 1 billion rupees each. कौन कौन से थे, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया था, पीएनबी था, बैंक ऑफ इंडिया था, बैंक ऑफ बड़ौदा था, और यूसीबी था, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक। तो ये वो सारे बैंक्स थे। इसके साथ साथ नॉन शेड्यूल बैंक्स भी थे, कोऑपरेटिव बैंक्स भी थे, जैसे कि नॉन शेड्यूल बैंक्स जो थे वो रफली अराउंड 555 या 560 के बीच के थे, और जो कमर्शियल बैंक्स थे यानी कि जो नॉन कोऑपरेटिव बैंक्स थे वो रफली 400 के आसपास के थे। तो इतना फिगर आप मोटा मोटी समझ जाइए, खैर इतने काम का नहीं है, इस क्वांटिटेटिव फिगर पे नहीं जाते हैं। तो काफी ज्यादा मतलब नॉन शेड्यूल बैंक्स भी थे और कोऑपरेटिव बैंक्स भी थे। अब शेड्यूल बैंक्स का जो था वो उनका फोकस जो था वो रीजनल फोकस था, क्योंकि हमें रूरल इंडिया, क्योंकि भारत उस वक्त पूरा ग्रामीण था, तो रूरल इंडिया पे फोकस करना ज्यादा था। तो by 1947 India had 97 commercial banks which non-scheduled banks and cooperative banks were very large at that time। जो मैंने बता दिया आपको कि cooperative बैंक लगभग 400 के आसपास थे और जो नॉन शेड्यूल बैंक्स थे वो लगभग 550 से 600 के बीच में थे। टोटल ऑफ 83 बैंक्स वर मर्ज्ड विद अदर बैंक्स बिटवीन 1954 एंड 1960। तो ये मर्जिंग का प्रोसेस अब चला। मर्जिंग का प्रोसेस क्यों चला, मर्जिंग का प्रोसेस इसलिए चला क्योंकि देखिए क्या था कि जो कंसंट्रेशन था वो नॉन शेड्यूल बैंक्स का काफी ज्यादा था, और कुछ कुछ इलाकों में था, जैसे कि मद्रास के इलाके हो गए, वेस्ट बंगाल के इलाके हो गए, तो इन इलाकों में कंसंट्रेशन ज्यादा था। सरकारें चाहती थी कि इनका जो है कंसंट्रेशन वो इक्वल अमाउंट पे सब जगह रहे। तो इंडिपेंडेंस एरा के बाद क्या होने लगा कि जैसी आजादी मिली तो एक अनसर्टेनिटी का माहौल बना। उस अनसर्टेनिटी के माहौल में एकदम से बैंकरप्सीज जो थे बैंक्स के वो एकदम से राइज कर गए, राइट। और इसके कारण, इसका जो मेन कारण बताया जाता है, जो एनालिस्ट लोग बताते हैं, इसका मेन कारण था पार्टीशन, क्योंकि इंडिया के दोनों फ्रंट पे पार्टीशन हो रहा था। इंडिया का जो दोनों फ्रंट है, यानी कि इधर से ये ईस्ट फ्रंट, यहां भी पार्टीशन था, इधर भी पार्टीशन था। तो इसके कारण बैंक्स की स्थिति काफी ज्यादा डबाडोल हो गई और डिपॉजिटर्स का इंटरेस्ट बचा नहीं। तो इस वजह से काफी सारे रूल रेगुलेशन पास किए गए और उनको रेगुलेट किया गया। आरबीआई को भी बहुत ज्यादा पावर दी गई और ऐसा करते करते मर्जिंग का प्रोसेस शुरू किया गया, राइट। समझ रहे हैं आप, मर्जिंग की मर्ज किया जाए, क्योंकि जो बैंक्स काफी ज्यादा बड़े स्मॉल बैंक्स हो गए थे, जब रेगुलेशन नहीं थी, रेगुलेशन किए गए तो वो सारे स्मॉल बैंक्स मरने की कगार पे आ गए, स्थिति भी खराब हो गई, तो उनको फिर विलय किया गया, मर्ज किया गया। तो टोटल ऑफ 83 banks were merged with other banks between 1954 and 1960, and by 1960 and 1967 217 बैंक्स को मर्ज किया गया दूसरे बैंक्स के साथ। इस बीच इंडिया ने एक डिक्लाइन भी देखा कि नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स थे जो वो कम हो गए। 1967 तक आते आते कैन यू इमेजिन जस्ट 20 नॉन शेड्यूल बैंक्स ही रह गए, जहां कहां वो आजादी से पहले 500 550 से 600 के बीच हुआ करते थे। तो इस तरीके से बैंकिंग रिफॉर्म्स हुए हैं, क्योंकि वो सही से चल नहीं पाए। क्यों नहीं चल पाए, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर था, जो सेंटिमेंट्स थे मार्केट के, जो मार्केट फोर्सेस के जो सेंटिमेंट्स थे वो उनको उनके साथ मतलब कि सही मैनर में नहीं चल रहे थे। अब इसी बीच क्या हुआ कि ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी का गठन हो गया। अब इस कमेटी ने बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए, उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन था वो ये था कि आप इंपीरियल बैंक ऑफ जो इंडिया है उसका आप गठन करके उसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम दे दें, और 1955 जुलाई में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का गठन कर दिया गया। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये सवाल भी पूछा जा चुका है कि एसबीआई का पहले नाम क्या था, तो उसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। उसी को गठन करके दोबारा से एसबीआई बनाया गया। और किस कमिटी के थ्रू किया गया ये, तो ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी, राइट। इस कमेटी ने बहुत सारी और भी बातें बोली थी, राइट। जैसे कि उन्होंने बोला था कि आपको बोर्ड में चेंजेस करने चाहिए,
उसमें कुछ उठापटक, यानी कि बैंकर्स को सारे पावर देने चाहिए, इंडस्ट्रियलिस्ट को नहीं देने चाहिए, ऐसी कुछ बातें इस कमेटी ने ये कमेटी बोल के गई थी। 1967 तक आते आते जो पॉलिसी मेकर्स थे उनके पास दो कंसर्न बच गए बैंकिंग सेक्टर को लेके। उनके जो मन में आशंका थी कि रिफॉर्म्स अगर हम करेंगे तो दो उनके पास जो मुद्दे थे वो थे। क्या मुद्दे थे? पहला मुद्दा तो ये था कि जो बिजनेस फैमिलीज थे जिन्होंने ऑनरशिप ले ली थी बैंक्स की बहुत पहले ही, तो कुछ हैंडफुल ऑफ बिजनेस फैमिलीज रह गई थी जिनके बैंक्स वगैरह भी बहुत अच्छे चल रहे थे और बहुत पहले से उन्होंने बैंक के ऑनरशिप ली हुई थी। तो वो क्या कर रहे थे, वो जो बैंक का डिपॉजिट है वो सारा अपने हाथ में कंसंट्रेट कर लेते थे। मान लीजिए मैं उन्हें उनके बैंक में खाता खोला, तो मैंने उनके बैंक में जाके पैसे जमा किए, तो वो पैसे जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो अब आजकल होती है, तो वो उस हिसाब से वो पैसे नहीं जाते थे। वो पैसे वो अपने ही बिजनेस में इन्वेस्ट करते थे, तो लोगों तक पहुंच ही नहीं पाते थे। जैसे एग्रीकल्चर क्रेडिट देना है तो नहीं दे पाए, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है तो वो नहीं कर पाए, लोन्स देने हैं एमएसएमई को उठाना है तो वो नहीं कर पा रहे हैं। वो सब का सब पैसा जो है उनके अपने बिजनेस में डाइवर्ट किया जा रहा था। तो ये एक बड़ा कंसर्न था पॉलिसी मेकर्स को कि कैसे इसको पकड़ा जाए। दूसरा ये था कि एग्रीकल्चर जो था वो काफी ज्यादा नेग्लेक्टेड ही था, क्रेडिट मिलता ही नहीं था, क्योंकि किसानों की हालत तो बहुत ही दयनीय है ना। आज आप जो आलू खाएंगे, मान लीजिए आपने 50 रुपए का आलू लिया है, तो किसान को इसमें से कितना मिलता है? किसान को इसमें से 5 से 7 रुपए मिलता है बस, राइट। ये आज का स्टैट है, 2020 का स्टैट है। उस वक्त सोचिए कि क्या मिलता होगा, कुछ भी नहीं। उसके तो मतलब साहूकारों ने उसकी ऐसी की तैसी कर रखी थी उस वक्त, क्योंकि पैसा इधर से मिल नहीं रहा, एग्रीकल्चर में कुछ चल नहीं रहा, सारा पैसा उन्होंने कृषि में लगा दिया। अब पैसा उनको चाहिए तो साहूकार उनको बड़े बड़े ब्याजों पे पैसा दे देते थे। ये सारा सिस्टम चला। तो ये एक चिंता थी गवर्नमेंट की, क्योंकि गवर्नमेंट का क्या था, देखिए जवाहरलाल नेहरू का अगर आप एरा जानेंगे तो 1954 से लेके उनका जो एरा था उन्होंने इंडस्ट्रीज पे ज्यादा फोकस किया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे ज्यादा फोकस किया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस पे ज्यादा फोकस किया। कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर को उन्होंने नजरअंदाज किया, तो उस पर ज्यादा फोकस किया, तो वो सारा इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में उन्होंने पूरी चीजें देनी शुरू कर दी। जब लाल बहादुर शास्त्री जी का एरा आया तो उन्होंने एग्रीकल्चर को पे फोकस किया कि एग्रीकल्चर पे हम फोकस करेंगे। साथ ही साथ भारत दो युद्ध लड़ चुका था, 1962 और 1965, तो एग्रीकल्चर पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। फिर शिप टू माउथ पॉलिसी, जो कि हमने पिछली बार हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स एंड पॉलिसीज में हमने बात की थी कि शिप टू माउथ पॉलिसी जो थी वो किस प्रेसिडेंट की थी, नाम आप बताइए, अमेरिका के किस प्रेसिडेंट ने शिप टू माउथ पॉलिसी की थी, जिसके बाद इंदिरा गांधी ने कसम खाई कि इंडिया का कोई भी लीडर आने वाले समय में अमेरिका के आगे भीख नहीं मांगेगा, अन्न को लेके, अनाज को लेके, फूड ग्रेन्स को लेके, हम अपने आप में ही इसमें सेल्फ रिलायंट बनेंगे। तो वो कौन सा अमेरिका का राष्ट्रपति था जिसने लॉन्च किया था शिप टू माउथ पॉलिसी? ये मैंने पढ़ाया हुआ है आपको, राइट। तो ये जो एक फेज था इसमें काफी फोकस किया गया एग्रीकल्चर सेक्टर पे, और इसी फेज ने फिर मजबूर किया, राइट, कि इंदिरा गांधी को ये मजबूर किया कि वो एग्रेसिव रहे। उनकी सरकार भी वैसे एग्रेसिव ही थी, पॉपुलिस्ट सरकार थी उनकी, और कहीं ना कहीं उनको मजबूर किया कि नेशनलाइजेशन करना अब जो है वो काफी ज्यादा जरूरी हो चुका है, क्योंकि ये सारा पैसा अगर एग्रीकल्चर में नहीं जाएगा तो ग्रोथ कैसे होगी, एमएसएमई में नहीं जाएगा तो ग्रोथ कैसी होगी, कॉमनर्स के पास नहीं जाएगा तो ग्रोथ कैसी होगी। ये अगर एक ही कुछ हैंडफुल बिजनेस फैमिली ही इसको डाइवर्ट करती रही तो रिच विल गेट रिचर एंड पुअर विल गेट पुअर, तो गरीब गरीब हो जाएगा, अमीर अमीर हो जाएगा। तो ये देखते हुए ये सारे काम यहाँ पे किए गए। आइए तीसरे फेज में चलते हैं। तीसरा फेज था सोशल कंट्रोल एंड नेशनलाइजेशन। 1967 से 1991 का टाइम था ये। इसमें क्या हुआ? इसमें यह हुआ कि गवर्नमेंट अमेंडेड बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 और मार्च 1966 में उसको रिनेम किया गया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। अमेंडमेंट ऑल्सो रिक्वायर्ड द बैंक्स टू अपॉइंट अ होल टाइम चेयरमैन हु वाज अ प्रोफेशनल बैंकर एंड नॉट अ इंडस्ट्रियलिस्ट। तो इस अमेंडमेंट में यह भी किया गया कि आप जो है बैंकों के जो चेयरमैन होंगे वो एक प्रोफेशनल बैंकर होगा, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं होगा। साथ ही साथ आरबीआई को ज्यादा पावर दिए गए इसमें कि वो किसी भी चेयरमैन को अपॉइंट और रिमूव कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्टर को अपॉइंट और रिमूव कर सकते हैं, किसी भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ को अपॉइंट एंड रिमूव कर सकते हैं, या फिर अन्य कोई और कर्मचारी है अगर बैंक का तो उसको भी कर सकते हैं। तो इन सब से ये समझ में आया कि आरबीआई वुड कीप इन व्यू दैट नॉट जस्ट द इंटरेस्ट ऑफ बैंक्स बट आल्सो द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस तरीके से ये सारे अमेंडमेंट इसमें किए गए। अब सोशल कंट्रोल और पॉलिटिकल कंसिडरेशंस, क्योंकि उठापटक भी बहुत थी उनके टाइम में, राइट। उनको गूंगी गुड़िया कह के बोल दिया था इंदिरा गांधी जी को। किन्होंने बोला था बताइए मुझे कमेंट थ्रेड में कि किस नेता ने इंदिरा गांधी जी को गूंगी गुड़िया बोला था। तो उनके
उसमें भी बहुत था। उस वक्त कांग्रेस आई बन गई थी और नारे लगते थे कि इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया, इस तरीके से नारे लगते थे। तो सोशल कंट्रोल और पॉलिटिकल कंसंट्रेशंस को देखते हुए इंदिरा गांधी ने 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन कर दिया 1969 में, और बाद में 6 और बैंकों का नेशनलाइजेशन किया 1980 में। इन अर्ली ईयर्स ऑफ नेशनलाइजेशन गवर्नमेंट यूज्ड लीड बैंक स्कीम, ये भी आप ध्यान रखिएगा, एलबीएस। अब क्या था, नेशनलाइजेशन करने के बाद गवर्नमेंट का टारगेट था कि रिफॉर्म कैसे लाया जाए, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। रिफॉर्म कैसे लाया जाए, तो लीड बैंक स्कीम करके गवर्नमेंट लेके आई। उन्होंने कहा कि हम ब्रांच अपने जो है ना एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सेकंड फेज में क्या था कि वेस्ट बंगाल, मद्रास जैसे कुछ अच्छे इलाकों में ही कंसंट्रेशन बैंक्स का बहुत ज्यादा था। कहते हैं ना, जहां मार्केट होती है वहीं पे चीजें खुलनी चाहिए तो ज्यादा अच्छा लगता है। एक मार्केट का सिनेरियो भी देखा जाता है। जो दूसरे लोग होते हैं वो कहते हैं कि मार्केट कुछ नहीं होता, आपके पास आपके प्रोडक्ट में वो दम होना चाहिए, आप जहां भी खोलोगे वहीं से मार्केट शुरू हो जाएगी। तो ऐसे व्यूज रहते हैं। तो गवर्नमेंट ने बोला कि हम जो ये कंसंट्रेशन है, जो एक जगह पे कंसंट्रेट हो गए हैं, इनको हम एक्सपेंड करते हैं और अपनी एक ब्रांच नेटवर्क एक्सपेंड पॉलिसी लेके आते हैं बाय यूजिंग लीड बैंक स्कीम। इसके बाद 1977 गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस अ ब्रांच लाइसेंस पॉलिसी। ड्यू टू दिस पॉलिसी 1990 तक रूरल ब्रांचेस जो थे वो 58% हो गए थे टोटल बैंक ब्रांचेस के। मतलब इस पॉलिसी ने, यानी कि ब्रांच लाइसेंस पॉलिसी ने काम करना अच्छा काम किया था, इंप्रूवमेंट हुई थी उससे। सरकार कुछ भी जो लेके आती है तो सरकार के जो ऑफिसर्स होते हैं, सरकार के जो मतलब एडवाइजर्स होते हैं, वो ध्यान से हर चीजों को देखते हैं, समझते हैं, और उनको मालूम भी रहता है। ऐसा नहीं है कि इसमें सरकार हमेशा सही होगी, मैं ये नहीं कह रहा। सरकार कुछ शरारतें करती भी हैं, राइट, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये सारी स्कीम्स लाई गई नजर में कि भाई किस तरीके से एग्रीकल्चर क्रेडिट दिया जाए, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जाए, साथ ही साथ एमएसएमई को मिले, और एक तरीके से रूरल डेवलपमेंट अच्छा हो भारत का। Finally, nationalization of banks gave depositors a certain degree of confidence in security of bank deposits. अब नेशनलाइजेशन होने की वजह से क्या हुआ कि पहले जो सारा खेल था ना, वो खेल था प्राइवेट सेक्टर्स के हाथ में। कुछ हैंडफुल बिजनेस थे, जैसे मैंने पैसा जमा किया, मेरा पैसा कहीं और लगा रहे हैं वो लोग। जैसे अभी आपका पीएमसी जो अभी कांड हुआ, राइट, ये कोऑपरेटिव बैंक का जो कांड हुआ पीएमसी बैंक में, लोग अपना पैसा ही नहीं निकाल पा रहे हैं। शादी है, पैसा भी रखा हुआ है लेकिन कर ही नहीं पा रहे हैं। तो ये सिस्टम ना कहीं डिपॉजिटर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो तोड़ देती है। तो इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर आपको कॉन्फिडेंस डिपॉजिटर्स में फिर से लाना है तो आपको कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होगी। देखिए ऐसा खेल चलता है, इकोनॉमी का खेल ऐसा है, ये है ए पर्सन, ये है बी पर्सन। पहले बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम क्या कहता था, तुम मुझे गेहूं दे दो, मैं तुम्हें अपना दूध दे दूंगा। तो इसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, ये एक प्रॉब्लम रहा, हट गया ये। फिर इसके बाद बार्टर सिस्टम हटा तो मैंने इनको पैसे दिए, इन्होंने मुझे अपनी सर्विस दी, या इन्होंने मुझे अपना प्रोडक्ट दिया। तो इस तरीके से ये काम चल रहा था। तो ये सिस्टम बना अच्छा खासा इकोनॉमिक। अब होने क्या लगा कि मैंने इनको पैसे दिए, इन्होंने प्रोडक्ट ही नहीं दिया, या इन्होंने प्रोडक्ट दिया, मैंने इनको पैसे पूरे नहीं दिए। तो अब यहाँ पे झगड़े चलने लगे। तो प्रोटेक्शन चाहिए। प्रोटेक्शन के लिए अब किसको बीच में आना पड़ा, तो गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ा कि नाउ वी विल गिव यू प्रोटेक्शन। ठीक है, क्योंकि हमारा प्रेम्बल भी तो यही बात करता है ना, इकोनॉमिक जस्टिस, तो हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। तो इस तरीके से क्या हुआ कि बैंक, ये गवर्नमेंट जो थी वो बीच में आई, उन्होंने नेशनलाइजेशन किया ताकि डिपॉजिटर्स का कॉन्फिडेंस बढ़े, और लिटरली वो कॉन्फिडेंस बढ़ा। बैंकों के डिपॉजिट्स में उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा, उन्होंने पैसे जमा कराने शुरू किए, सेविंग्स करने शुरू की। तो दिस फैक्ट हेल्प शिफ्ट हाउस होल्ड सेविंग्स फ्रॉम फिजिकल टू फाइनेंशियल सेक्टर। इनकम बढ़ी, ओवरऑल सेविंग्स भी रोज हुई, और जीडीपी के प्रोपोर्शन में भी देखा जाए तो उसमें राइज ही था। जैसे कि 1970 में जो सेविंग्स थी जीडीपी के प्रोपोर्शन में 3% थी, 1980 तक आते आते 5.9 हो गए, और 1990 तक आते आते 8.1% हो गई। तो ये इस तरीके से यहाँ पे काम किए गए। इसमें हमने कुछ बातें छोड़ दी हैं, जैसे कि हमने इसमें नरसिम्हन कमेटी जो 1975 में लॉन्च हुई थी उसको छोड़ दिया। उसको आगे अगले पार्ट में हम इसमें कवर अप करेंगे, जब 1991 से लेकर 2020 तक के बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स और कुछ इंटरनेशनल बातें हम इसमें करेंगे कि इंटरनेशनल बैंक्स किस तरीके से काम करते हैं, नीरव मोदी किस तरीके से घोटाला कर पाया, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। अगर आप वो लेक्चर चाहते हैं तो बताइए मुझे, आप में से कितने लोग उस पे भी, इसके पार्ट 2 पे भी लेक्चर चाहते हैं। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? मैंने आपको पहले ही बोला था कि आज हम थोड़ा डीप में उतरेंगे, तो उसी तरीके से आज हम डीप में ही उतरे हैं। दिस इज द बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स इन 3 फेजेस। इसको आप अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, आपके बेहद काम आएगा, चाहे वो ऐसे राइटिंग हो, चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे फिर वो एमसीक्यूज हो, राइट। सो वंडरफुल पीटी रिसोर्सेज आर वेटिंग फॉर यू। मिलेंगे अगले एक्साइटिंग सेशन में। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।